हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिस्प्ले फाइल की फील्ड्स को अलाइन कर सकते हैं और डिफरेंट वेज के थ्रू हम लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन को परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले आपको आउटपुट दिखाऊंगा, फिर हम स्क्रीन डिजाइनिंग डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम लॉजिक कवर करेंगे। तो मैं प्रोग्राम को कॉल करता हूँ। मैंने यहाँ प्रोग्राम बनाया हुआ है अलाइंग बॉक्स आर नेम से, जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं अलाइंग बॉक्स डी सब फाइल को, डिस्प्ले फाइल को। ठीक है, अभी मैं इसको कॉल करता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट स्क्रीन रहेगा, जहाँ पे हमने वो टॉप पे डेट मेंशन किया है, टाइम मेंशन किया है। ये हमारा नॉर्मल हेडिंग है और ये हमारा टॉपिक जो भी आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है स्ट्रिंग अलाइनमेंट स्क्रीन। ठीक है, फिर कुछ ये आउटपुट फील्ड्स हमने यहाँ बना के रखे हैं और ये 3 बटन यूज़र को मिलेंगे जिसको प्रेस करके वो अपने जो ऑपरेशन है, जो अलाइनमेंट ऑपरेशन है, उसको परफॉर्म कर पाएगा। अगर वो लेफ्ट पे क्लिक करेगा तो जो डेटा लोड होगा वो लेफ्ट अलाइन होगा। अगर सेंटर पे क्लिक करेगा तो सेंटर अलाइन और राइट करेगा तो राइट अलाइन। तो हम देखते हैं कैसे। अगर जैसे मैंने लेफ्ट पे क्लिक किया, जैसे ही मैं लेफ्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखोगे सारा डेटा जो लोड हुआ है वो लेफ्ट अलाइंड है। अगर मैं इसको राइट पे क्लिक करूंगा तो सारा डेटा जो है वो राइट अलाइंड हो गया। अब इसी तरह से अगर मैं सेंटर पे क्लिक करूंगा तो ये सेंटर लाइन हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमने लॉजिक लिखा है कि जो भी बटन वो प्रेस करेगा यूज़र, उस अकॉर्डिंग वो जो डेटा है उसको जस्टिफाई कर देगा, लेफ्ट, सेंटर या राइट। ठीक है, तो ये आउटपुट है। ये बहुत रिक्वायर्ड रहता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप डिस्प्ले फाइल पे कुछ डेटा शो करना चाह रहे हो बट उसको स्क्रीन पे उसी वे में आपको दिखाना है कि हाँ, जो भी जस्टिफिकेशन हम यूज़र सेलेक्ट कर रहा है उसी वे में वो डेटा उसको लोड करके दे। ठीक है, तो ये था मेन आउटपुट। अब हम देखते हैं कि इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे, प्लस हम क्या क्या लॉजिक इसके लिए लिख सकते हैं। तो डिज़ाइनिंग के लिए मैं पहले डिस्प्ले फाइल को 17 से ओपन कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे हमने एक रिकॉर्ड ऐड किया हुआ है, नॉर्मल रिकॉर्ड। यहाँ से आपको वन ऑप्शन लेके यहाँ पे से रिकॉर्ड का नेम दोगे तो ये रिकॉर्ड इस तरह से ऐड हो जाएगा। फिर आपको ऑप्शन 12 लेना है। यहाँ पे 12 लेने के बाद में आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखेगी। तो अभी हम 17 ऑप्शन से कितना पोर्शन कवर करेंगे, इतनी चीज़ें यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। और ये जो बॉटम में ये जो 3 जो हमने वो बटन वाला लॉजिक लिखा हुआ है वो हम डायरेक्टली डिस्प्ले फाइल को एडिट मोड में ओपन करके वहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो पहला पोर्शन हम ये वाला देख लेते हैं कि हेडर में हमने क्या क्या यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो आप देखोगे सबसे पहले डेट नॉर्मल एक टेक्स्ट की तरह हमने इसको लिख दिया। फिर हमने स्टार्ट डेट फंक्शन से ये डेट यहाँ पे पॉपुलेट कर दी। वैसे ही टाइम लिखा और टाइम के साथ में स्टार्ट टाइम से टाइम को पॉपुलेट कर दिया। अगर आपने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे तो मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे इस तरह से डेट आप लिखोगे तो ये डेट आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, फिर ये वाला जो टेक्स्ट है वो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है। नॉर्मल टेक्स्ट के लिए आप सिंपल इसको कोट के अंदर लिख सकते हो। तो जो भी आप लिखोगे वो यहाँ पे एज ए नॉर्मल टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, इसका कलर चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एस्ट्रिक लिखते हैं यहाँ पे प्लेस होल्डर पोजिशन पे, एंटर हिट करते हैं और कलर पे जाके यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी कलर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर जैसे मुझे रेड लेना है तो मैं यहाँ पे 1 लूँगा तो ये रेड कलर सेलेक्ट हो जाएगा। इसके मूवमेंट के लिए आप क्या करोगे, एंगुलर ब्रैकेट का यूज़ करोगे। तो जो भी मूव करना है जिस भी डायरेक्शन में, वहाँ पे इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट मूव करोगे। जितने एंगुलर ब्रैकेट यूज़ होंगे उतनी पोजीशन ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे स्क्रीन डिजाइनिंग किस इस पोर्शन पे आप कहीं भी बैक स्पेस का यूज़ नहीं करें, अदरवाइज आपको पूरा डिज़ाइन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो उसी तरह से यहाँ पे हमने टेक्सचर में वाला टेक्स्ट लिखा और सेकंड हमने ये स्ट्रिंग अलाइनमेंट स्क्रीन का टेक्स्ट लिखा। इस पे हमने कलर जो सेट किया वो येलो है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली एस्ट्रिक प्रेस करके कलर्स बॉक्स में जाके यहाँ पे से कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये था हेडर पोर्शन। अब हम देखते हैं ये आउटपुट फील्ड हमने कैसे डिज़ाइन करी। तो आउटपुट फील्ड बनाने के लिए आपको लिखना होता है प्लस ओ, और यहाँ पे आप जो भी लेंथ देना चाहते हो, जैसे अगर मुझे 20 लेंथ के बनानी है तो मैं एंटर कर दूंगा पैरेंथेसिस के अंदर 20, और जैसे ही एंटर करेंगे तो इस तरह से फील्ड हमारा आ जाएगा। फील्ड आ गया, फिर उसको हमें जैसे ही फील्ड बनता है साथ में ही उसको नेम असाइन करना होता है। तो क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आप फील्ड का नेम असाइन कर दोगे। यही नेम फिर हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये हमने ऑलरेडी बना रखा है, उसका मैं आपको नेम बता देता हूँ एक बार। तो ये है FLD1, उसी तरह से इसको देखोगे तो FLD2 और ये FLD3। ठीक है, उसी तरह उसी सेम सीक्वेंस में हमने क्या किया है, बाकी सभी फील्ड्स को भी नेम दिया है। तो FLD1 से लेकर FLD12 तक हमने यहाँ पे फील्ड्स डिक्लेयर कर रखी है।
इनको आप देखोगे सब में डिफरेंट डिफरेंट कलर है, तो कलर चेंज करने का एक तो शॉर्टकट वही है कि अगर आपने पहले से कोई कलर सेट नहीं किया हुआ तो प्लेस होल्डर पे आप सी लिखोगे, मैं एक बना के बताता हूँ, +O5। तो जैसे मैंने एक आउटपुट फील्ड बनाया, अब मेरे को उसका कलर चेंज करना था, प्लेस होल्डर पे मैं लिखूंगा सी और ओवरलैप करते हुए जो भी कलर मुझे देना है, जैसे मुझे येलो लेना है तो मैं वाई एंटर, तो इस तरह से ये कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, बट ये सिर्फ फर्स्ट टाइम होगा, सेकंड टाइम आपको एस्ट्रिक लेके वहाँ से कलर सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप अगर कोई कलर ले चुके हो तो फिर उसे आपको वहाँ से चेंज करना पड़ता है। अब हम देख लेते हैं इस पर हमने क्या सेट किया हुआ है, तो एस्ट्रिक, यहाँ से आप सीधा जाओगे कलर्स पे, यहाँ देखोगे 1 लिया हुआ है हमने ब्लू पे। ठीक है, उसी तरह से बाकी फील्ड्स का भी हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे पिंक कलर हमने लिया है। तो ये हो गया हमारा आउटपुट फील्ड का डिज़ाइनिंग। यहाँ पे और कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपल इतना डिज़ाइनिंग करके रखना है। और ये जो 3 बटन है ये हम देखते हैं कि लॉजिक में हमने कहाँ पे ऐड किया। मेन जो, अगर आप डिस्प्ले फाइल को 2 ऑप्शन से ओपन करते हो तो वहाँ पे हमने इसको सेट किया है। सेट वहाँ पे करेंगे, उसके बाद में जब इस तरह से आपको दिखने लग जाएगा तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एस्ट्रिक लेके डिस्प्ले एट्रीब्यूट्स पे जाना है और पोजीशन कर्सर को वाई करके वो एक इंडिकेटर देना है। ये इसलिए कर रहे हैं कि जब भी हम बटन प्रेस करें तो वो पोजीशन उसी पे पॉइंट करना चाहिए कि जो जो भी बटन हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है वो उसको शो करना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वाई के साथ में 80 दिया। उसी तरह से सेकेंड बटन पे, ये बटन तब आएंगे जब हम लॉजिक वहाँ पे प्रोग्राम में ऐड करेंगे सोर्स में डायरेक्टली, उसके बाद में आपको ये स्टेप करना है। तो ऐसे वाई 81 और यहाँ पे भी पोजीशन कर्सर पे वाई लेके 82 दे देंगे। तो 3 डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर हमने इसको असाइन कर दिया। लॉजिक में देखेंगे कैसे ये वर्क कर रहा है। फिर मैं यहाँ से F12 करता हूँ और 8 से आपको दिखा देता हूँ जो जो इंडिकेटर हमने ऑलरेडी सेट किए हुए हैं। तो CF03 20 21 22 इतना करके आपको सिंपल एंटर हिट करना है और एंटर हिट करने के बाद इसको कंपाइल कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सोर्स में हमने क्या चीज़ें ऐड करी जिससे हमारे को वो बटन्स मिले। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन लेता हूँ 2, तो ये डिस्प्ले फाइल का सोर्स है। अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे हमने ये वाली जो लाइन है, लाइन नंबर 1.00, इस पे कुछ यूज़ किया हुआ, तो मैं इसको F4 करता हूँ। तो ये वैल्यूज़ आपको पास करनी होगी एज इट इज़। जैसे फील्ड नेम में हमने डाल दिया F1, लेंथ हमने रखी 2, डेटा टाइप रखा Y और डेसिमल पोजीशन रखी 0, यूज़ में रखा B और लाइन और पोजीशन हम उस बटन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे अभी यहाँ पे लिखा है 1825, तो इसको अगर मैं 18 पे, जैसे अभी आप देखोगे यहाँ पे इस जगह देखना 18 और 25, तो इसको बैक करते हैं 25 के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम डिज़ाइन कर पोजीशन का आइडेंटिफाई करते हैं 1825। और फिर फंक्शंस में हम डाल देंगे पुश बटन, PSHBTNFLD, पुश बटन फील्ड, और फिर सिंपल आपको एंटर हिट करना है। ठीक है, ये पोजीशन कर्सर जब आ जाएगा, जब आप जैसे ही आप वहाँ पे पोजीशन कर्सर को सिलेक्ट करोगे एस्टिक लेके, जैसे अभी हमने देखा था, तो उसके बाद में यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा कि पोजीशन कर्सर ने 80 इस पे हमने सेट किया हुआ है। तो ये लाइन डिक्लेयर करने के बाद में अब हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली बटन को, चॉइस बटन को। तो यहाँ पे आप देखोगे लाइन नंबर 1.20, इस पर मैं F4 करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा PSHBTNCHC, पुश बटन चॉइस। पैरेंथेसिस के अंदर आपको पहला यहाँ पे ऐसे चॉइस नंबर देना, जैसे 1, टेक्स्ट जो भी आप स्क्रीन पे शो करना वाले हो तो लेफ्ट, और इसके साथ में एक इंडिकेटर आप असाइन करोगे जो ऑन हो जाएगा जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो। तो हमने अब पहला इंडिकेटर सेट किया 20, CF20, एंटर हिट करता हूँ। ये सेकंड फील्ड के लिए हमने पुश बटन फील्ड को डिक्लेयर किया और ये पोजीशन कर्सर उसके लिए, और फिर ये उसकी चॉइस। उसी तरह से थर्ड वाला का हमने पुश बटन फील्ड डिक्लेयर किया, उसकी पोजीशन कर्सर को सेट किया और उसका चॉइस फील्ड को सेट किया। ठीक है, तो ये जो 3 आप ये वाली जो लाइंस देख रहे हो, वो इन्हीं लाइंस के थ्रू हम पुश बटन को ऐड कर देते हैं अपने सोर्स के अंदर। तो ये एज इट इज़ आप लिख दोगे तो आपको बटन डिक्लेयर हो जाएगा वहाँ पे, और फिर आप सिंपल यूज़ कर सकते हो। ये इंडिकेटर डायरेक्टली आप वहाँ पे CF0 मीन्स जब डिस्प्ले फाइल 17 से ओपन करते हो तो वहाँ भी आप पास कर सकते हो इन इंडिकेटर्स को, अदरवाइज यहाँ पे आप डायरेक्टली सोर्स में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, पोजीशन का मैं एक बार फिर से बताऊंगा आपको, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। इतना करने के बाद में हमारी जो बटन है वो ऐड हो जाएंगे
और बटन ऐड होने के बाद में फिर आप 17 ऑप्शन वापस पहले इसको कंपाइल कर देंगे। तो बटन इस तरह से सोर्स में ऐड करोगे और बटन ऐड होने के बाद में डायरेक्टली आप ऑप्शन 17 लोगे। 17 ऑप्शन पे जाके आपको वो तीनों बटन वहाँ पे शो होने लग जाएंगे। इनिशियली वो शो नहीं होंगे, जैसे ही आप सोर्स में ऐड कर दोगे तो वो 3 पोजीशन पे आपको वो बटन्स का स्टार्टिंग मिल जाएगा और फिर वहाँ पे उस जगह पे आप जाके इंडिकेटर्स वगैरह सेट कर सकते हो, जैसे पोजीशन कर्सर हुआ। तो मैं यहाँ पे 12 लेता हूँ। तो ये इस तरह से ये बटन आ गए। अब इनकी पोजीशन आप देखोगे, देखो 18 25। इसका मीनिंग अगर आपको ये इस जगह पे चाहिए तो आप क्या डालोगे 15 25। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कर्सर मूव करोगे तो आपको यहाँ पोजीशंस मिल जाएगा, उस अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। इसकी पोजीशन हम देखें तो ये है 1836, वैसे इसकी देखें तो 1848। तो ये सोर्स में ऐड करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फिर आपको यहाँ पे एस्ट्रिक लेके बस पोजीशन कर्सर को सेट करना है, अगर आपने मैन्युअली नहीं किया है तो। ठीक है, तो ये था पूरा स्क्रीन डिज़ाइनिंग का पोर्शन। मैं अब इसको कंपाइल कर देता हूँ और फिर हम वापस से लॉजिक को देखते हैं। कंपाइल बार बार करने की नीड नहीं है, जस्ट मेक श्योर करने के लिए कि हमने कुछ चेंज नहीं किया है, अदरवाइज वो इश्यू कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे अलाइन बॉक्स आर एक प्रोग्राम लिखा है, इस प्रोग्राम को गो थ्रू करते हैं। प्रोग्राम हर बार की तरह हम फुली फ्री फॉर्मेट में लिख रहे हैं यहाँ पे। तो स्टार स्टार फ्री लिखा मैंने, ऊपर ये जो है वो प्रोग्राम लॉग है। यहाँ पे हम कंट्रोल ऑप्शन स्पेसिफाई कर रहे हैं। कौन से कंट्रोल ऑप्शन हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है? स्टार नो डिबग है और SRC STMT। ये हमने डिबगिंग पर्पस के लिए किया है। जब भी हम डिबग पे इसको प्रोग्राम को ऐड करेंगे तो उस टाइम पे ये फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए नहीं जाएगा। ऑल्दो हम यहाँ पे कोई फाइल यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट डिस्प्ले फाइल है यहाँ पे तो वो उसको भी बार बार रीड नहीं करेगा। ठीक है, फिर हम डिस्प्ले फाइल को डिक्लेयर करते हैं। डिस्प्ले फाइल डिक्लेयर करने के लिए आपको सिंपल लिखना है DCLF और यहाँ पे डिस्प्ले फाइल का नेम कीवर्ड वर्कस्टेशन। फिर कुछ वेरिएबल्स हैं जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, जैसे पैडिंग जो इंटीजर टाइप का है। एक हमने किया स्टार्ट, जो हम यूज़ पैडिंग स्टार्ट और लेंथ। ठीक है, तो ये लेंथ वेरिएबल है। अब मैं इसको पेज डाउन करता हूँ और मेन लॉजिक हम डिस्कस करते हैं। तो मेन लॉजिक में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने एक रूटीन रन किया है क्लियर इंडिकेटर। तो पहले इसको हम देखते हैं इसमें क्या है। क्लियर इंडिकेटर के लिए मूव करता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमने प्रोग्राम डिस्प्ले फाइल में इंडिकेटर सेट किए थे उन सबको यहाँ पे हम क्लियर कर रहे हैं। तो ये जस्ट क्लियर करने के लिए क्लियर 80 81 83 20 21 22 है ना। तो ये पोजीशन कर्सर के 3 इंडिकेटर और ये 3 वो बटन वाले इंडिकेटर्स हैं। तो पहली बार जब स्क्रीन शो होगी तो उस टाइम पे हम इन इंडिकेटर्स को क्लियर कर देंगे। क्लियर करके हम डू व्हाइल लूप रन कर रहे हैं और जब तक स्टार IN03 ऑफ है तब तक हम स्क्रीन को शो कराएंगे। ठीक है, शो कराने से पहले हम क्या कर रहे हैं, लोड डेटा। तो डेटा भी लोड कर रहे हैं उसके अंदर। अब ये लोड डेटा वाला चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअल में, क्योंकि डेटा यहीं से लोड हो रहा है। तो इसके बाद तो जस्ट EXFMT हो रहा है, तो लोड डेटा वाला चेक करते हैं रूटीन। एक्चुअल लॉजिक यहीं पे लिखा है जिसके थ्रू अलाइनमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं। हम क्या करेंगे, इनिशियली स्क्रीन को ब्लैंक दिखाएंगे। जब तक यूजर बटन प्रेस नहीं करेगा तब तक उसमें कोई डेटा नहीं रहेगा। जैसे ही बटन प्रेस करता है तो वो उसमें डेटा आ जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग लॉजिक चेंज भी कर सकते हो, बट अभी के लिए हमने ऐसे ही लिखा है। यहाँ पे हम सेलेक्ट वन चेक कर रहे हैं। सेलेक्ट में व्हेन कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं कि इंडिकेटर 20 ऑन है क्या। अगर इंडिकेटर 20 ऑन है इसका मतलब किसी ने लेफ्ट वाले बटन को प्रेस किया। जैसे ही लेफ्ट बटन हमने वहाँ पे इंडिकेटर सेट किया था तो लेफ्ट जैसे ही कोई प्रेस करेगा तो 20 इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही हम क्लियर इंडिकेटर को वापस कॉल कर देंगे, जिससे क्या होगा कि अब ये वापस से ऑफ मोड में चला जाएगा। एक बार हमने जस्ट एंटर कर दिया इसके अंदर, फिर हम उसको क्लियर कर देंगे। और फिर हम 80 इंडिकेटर को ऑन कर रहे हैं। 80 इंडिकेटर क्या है, हमारा पोजीशन कर्सर। तो अब जो पोजीशन कर्सर है वो इंडिकेट करेगा लेफ्ट इंडिकेटर को। लेफ्ट इंडिकेटर में हम सिंपली क्या करते हैं, वैल्यूज को डायरेक्टली असाइन कर देते हैं। तो जो भी आपकी स्क्रीन फील्ड है उस पर एज इट इज जो भी वैल्यू आप असाइन करने वाले हो वो यहाँ पे असाइन कर सकते हो। कोई किसी तरह का लॉजिक की नीड नहीं है, जस्ट आपको सिंपल इसको असाइन कर देना है। तो ये क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा वो लेफ्ट पे ही सेट होता है। तो ये हो गया लेफ्ट का। अब हम देखते हैं राइट के लिए। सॉरी, हाँ, पहले मैं आपको राइट का दिखाऊंगा फिर हम सेंटर डिस्कस करेंगे। तो ये सेंटर का लॉजिक है। मैं पहले आपको राइट वाला दिखा देता हूँ, वो ये रहा। तो राइट इंडिकेटर के लिए हम 22 चेक करते हैं। अगर 22 ऑन है मतलब किसी ने राइट बटन को प्रेस किया है, राइट इंडिकेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हम रूटीन वापस से कॉल कर रहे हैं क्लियर इंडिकेटर करने के लिए और फिर हम एक ऑप कोड यूज कर रहे हैं eval r।
ये क्या करता है, जो भी डेटा है उसको राइट साइड से अलाइन करता है। तो बस इतना करके जो भी डेटा है वो स्क्रीन फील्ड एफ एल, ये हमारी स्क्रीन फील्ड है FLD1, इसमें हमने नॉर्मल हार्ड कोडेड वैल्यूज को असाइन कर दिया। बट आर यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, राइट हैंड साइड से उसको अलाइन करेगा। और फिर हमने पोजीशन कर से 82 को ऑन किया हुआ है। तो ये था राइट का। तो लेफ्ट और राइट क्लियर है। अब हम देखते हैं मेन जो लॉजिक है वो है सेंटर का। तो सेंटर के लिए हम चेक करते हैं इंडिकेटर 21 को। अगर 21 इंडिकेटर ऑन है तो पहले तो हम वही रूटीन को क्लियर रूटीन को कॉल करेंगे जो इंडिकेटर्स को रीसेट कर देगा। और फिर हम यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं। वैल्यू कैसे असाइन कर रहे हैं, पहले हमने लिखा FLD1 और जो भी डेटा आप उसमें डालना चाहते हो वो यहाँ डेटा डाल दोगे। डेटा डालने के बाद में हम कैलकुलेट करेंगे पैडिंग। पैडिंग कैसे कैलकुलेट होती है, पैडिंग का मीनिंग ये है कि कितने स्पेसेस हम उसके स्टार्टिंग में रखेंगे जिससे हमारा डेटा सेंटर अलाइन लगे। तो उसके लिए हम ये लॉजिक लिख रहे हैं, जितनी भी आपकी एक्चुअल साइज है, जो आउटपुट फील्ड की साइज है उसका हाफ निकालना है आपको। तो जैसे हमारी एक्चुअल फील्ड का जो आउटपुट फील्ड का साइज था वो 20 था, तो उसका हाफ हो गया 10। उसको माइनस करना है आपको। फिर आपको क्या करना है, ट्रिम करके अपनी फील्ड का उसकी लेंथ निकालनी है। मतलब जो एक्चुअल जितना डेटा हमने उसमें स्टोर किया है उसकी लेंथ आ जाएगी, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे और फिर उसको 10 से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल है। पैडिंग में क्या करना है, जो एक्चुअल लेंथ है, जैसे 20 की फील्ड है उसमें हमने जितना भी डेटा लिखा, जैसे अभी यहाँ पे हमने लिखा सैमसंग, तो इसकी जो एक्चुअल लेंथ रहेगी 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 7 है। तो ये 7/2 होगा। जो भी आउटपुट आएगा उसको माइनस कर देंगे 10 से। तो ये राउंड फिगर कर देगा उसको। और फिर हमारे पास जो पैडिंग आ जाएगी वो आ जाएगी 6। ठीक है, अब हमारे को पता चल गया कि कितने स्पेसेस हमें ऐड करने हैं। फिर हम क्या करेंगे, FLD1 लिखेंगे परसेंटेज सबस्ट्रिंग, और यहाँ पे हमने दिए 20 स्पेसेस। तो ये 20 स्पेसेस क्या कर रहे हैं, हम सबस्ट्रिंग की हेल्प से फर्स्ट पोजीशन से जो हमारा पैडिंग वाला पोजीशन है उस तक हम स्पेसेस को फैच करेंगे और उसको FLD1 में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 6 स्पेसेस यहाँ से फैच कर लेगा और FLD1 में 6 स्पेसेस चले गए। उसके बाद में जो भी डेटा आपका एक्चुअल है उसको आप मूव कर सकते हो ट्रिम करके। तो ये हमारा एक्चुअल डेटा है, इसको हमने मूव कर दिया इसमें। तो ये क्या करेगा, 6 स्पेसेस, फिर जो आपका एक्चुअल डेटा, फिर बाद में बाय डिफॉल्ट वो जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस वैल्यूज होंगी वो स्पेस में कंसिडर हो जाएगी। ठीक है, इस लॉजिक को आप थोड़ा और मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट अभी के लिए हम यही यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम सिंपल क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रिंग का यूज़ करेंगे और जो भी पैडिंग पोजीशन है उतने स्पेसेस को स्ट्रिंग के इनिशियल में ऐड कर देंगे और फिर जो हमारा एक्चुअल स्ट्रिंग है उसको ऐड कर देंगे। तो ये क्या कर देगा, हमारा सेंटर अलाइन कर देगा वैल्यूज़ को। उसी तरह से आप देखोगे हमने बाकी वैल्यूज़ के लिए भी किया हुआ है, जस्ट पैडिंग को ऐड किया। ठीक है, तो इस तरह से 12 जो भी वैल्यूज़ हैं वो सबको हमने ऐड कर दिया और फिर लास्ट में 81 इंडिकेटर ऑन किया जो कि पोजीशन कर्सर का है। ये था हमारा एक्चुअल लॉजिक। मैं इसको कंपाइल करके इसको वापस से आपको दिखाता हूँ एक बार, आउटपुट क्या आ रहा है हमारा। फिर हम इसको डीबग मोड पे लेंगे। तो ये अभी जैसे ये ब्लैंक है, जैसे ही यूज़र प्रेस करता है लेफ्ट अलाइन, सेंटर पे गए तो सेंटर अलाइन, राइट पे गए तो राइट अलाइन। ठीक है, इस तरह से ये वर्क करता है। मैं एक बार आपको सेंट्रल वाला लॉजिक बता देता हूँ डीबग पे कैसे वर्क हो रहा है वो। उसके लिए मैं प्रोग्राम को डीबग कर रहा हूँ F10। यहाँ पे हम सोर्स से कंपाइल करेंगे इसको। तो ये सोर्स से कंपाइल हो गया। अब इसको डीबग पे लेते हैं, strdbg। प्रोग्राम नेम है हमारा अलाइंग बॉक्स आर। एक बार मैं इसको एंड डिबग कर देता हूँ, मेरा पहले से ये डिबग मोड पर था। अब वापस से strdbg F4, यहाँ पे लाइब्रेरी हमने स्पेसिफाई कर दी और अब यहाँ पे प्रोडक्शन फाइल और ओपीएम सोर्स को हमने यस किया। ठीक है, इतना करने के बाद में कुछ टाइम में आपका प्रोग्राम डीबग मोड पे ओपन होगा। फिर हम उस पर ब्रेक पॉइंट सेट करेंगे और मैं डायरेक्टली आपको जो सेंटर वाला लॉजिक है वो एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे वो लेंथ को कैलकुलेट कर रहा है और कैसे उसका आउटपुट हमारे को मिल रहा है। डीबग मोड पे आ गया। अब यहाँ पे BR1 से हमने ब्रेक पॉइंट सेट किया फर्स्ट लाइन पे F10। इसको कॉल करते हैं और जो सेंटर वाला लॉजिक है डायरेक्टली उस पर हम ब्रेक पॉइंट लगाएंगे। अब ये सेंटर है, यहाँ पे मैंने लाइन नंबर 75 पे F6 प्रेस किया और F12 कर दिया। अब जैसे ही सेंटर पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट उस पर चला जाएगा। तो अब यहाँ देखोगे पहले हमने वैल्यू असाइन करी नॉर्मल वैल्यू, तो FLD1 में अभी हमारा डेटा कुछ इस तरह से है, सैमसंग, और राइट में कुछ ब्लैंक स्पेसेस। इसके बाद में हम पैडिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो F10 करते हैं, पैडिंग कितना आ रहा है देख लेते हैं। अप्रॉक्स
यहाँ पे आपको मिलेगा 6। वो इसलिए मिला क्योंकि इसने इसकी लेंथ कैलकुलेट करी ट्रिम करके इसको, मतलब जो एक्चुअल डेटा है वो इतना ही है, उसको फिर डिवाइड बाय 2 किया और फिर जो भी राउंड फिगर वैल्यू आया उसको माइनस किया हाफ वैल्यू से। हाफ मीन्स जो भी आपके एक्चुअल फील्ड का साइज है उसका हाफ। तो 20 आप यूज़ कर रहे हो तो 10 ले लेंगे, 40 यूज़ कर रहे हो तो 20 ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पैडिंग बता देगा आपको 6। अब हम क्या कर रहे हैं, जो नई फील्ड बना रहे हैं FLD में जब दोबारा वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो उसमें सब स्ट्रिंग कर रहे हैं उस उतनी पोजीशंस को, तो 1 से लेकर पैडिंग जितनी है उतने उसमें स्पेसेस ऐड हो गए, फिर उसके बाद में एक्चुअल डेटा ऐड हो गया। तो इसको जैसे ही F10 करेंगे और FLD1 की वैल्यू अब देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा डेटा आ गया। तो ये 6 स्पेसेस यहाँ पे ऐड हो गए, फिर एक्चुअल डेटा, और लास्ट में जितना भी रिमेनिंग बचता है वो स्पेस ही कंसिडर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंट्रल लाइन का लॉजिक वर्क करता है। मैं F12 करता हूँ, ये बाकी वैल्यूज भी इस तरह से ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी जैसे आप इसका देखोगे तो यहाँ पे पैडिंग की वैल्यू कुछ और होगी जो है 8, तो 8 स्पेसेस ऐड हो जाएंगे और बाकी वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो इस तरह से हम अपना लॉजिक लिखते हैं, है ना। अब मैं इसको एंड डिबग कर देता हूँ। और तो मेन स्टेप हमारे क्या क्या है, पहले हमारे को नॉर्मल स्क्रीन डिज़ाइन करनी है, फिर आपको ऑप्शन 2 से डिस्प्ले फाइल के सोर्स में ये बटन ऐड करने हैं। ये बटन का एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से ये जो पूरा लॉजिक है ये बटन्स के लिए है। तो F1 F2 F3 बटन ऑन हो गए तो जस्ट फिर क्या होगा, जैसे ही कोई इस पर क्लिक करेगा तो ये रिस्पेक्टिव इंडिकेटर ऑन हो जाएंगे, CF20 CF21 CF22 इंडिकेटर्स ऑन हो जाएंगे, फिर आप अपने प्रोग्राम में इसको यूज़ कर सकते हो। और जो इनके पोजीशन कर्सर वाली इंडिकेटर्स हैं वो या तो आप बटन ऐड करने के बाद में डायरेक्टली वहाँ पे जाके ऑप्शन में ऐड कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे भी आप इस तरह से लिख सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है DSP ATR PC जो एट्रीब्यूट है वो पोजीशन कर्सर का होता है। फिर आप सिंपल लॉजिक लिखोगे, लॉजिक में सब फाइल को डिस्प्ले फाइल को डिक्लेयर करना है, फिर हम क्लियर करेंगे इंडिकेटर को पहली बार के लिए, और क्लियर इंडिकेटर के बाद में जब डेटा लोड करो तो सेलेक्ट वन में कंडीशन चेक कर लोगे, अगर 20 इंडिकेटर ऑन है तो उस अकॉर्डिंग डेटा जो लेफ्ट बटन है उसमें क्या होगा, लेफ्ट लाइन में डायरेक्ट वैल्यूज असाइन करनी है, जो कि बहुत सिंपल है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट रहता है। और राइट वाले में हम इवल आर ऑप कोड का यूज़ कर लेंगे, तो वो भी सिंपल हो जाएगा आपके लिए कि जस्ट इवल आर लिखना है और जो भी डेटा है वो असाइन करना है। और सेंटर वाला भी लॉजिक हमने देख लिया कि जस्ट पैडिंग हमारे को कैलकुलेट करनी है और फिर उतने स्पेसेस को इनिशियली ऐड करना है। लॉजिक आप अपने अकॉर्डिंग और इसको मॉडिफाई कर सकते हो जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। और ये ध्यान रहे कि ये अभी के लिए हमने जो ये लेंथ डिपेंडेंट रहेगा, अगर इसकी फील्ड की लेंथ चेंज होगी तो ये फिर हमारे को लॉजिक भी उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।